हाय रीडर्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी है नाजौ से पली सबकी लाडली अनाया की, जिससे हृदय अपना बदला लेने के लिए जबरदस्ती शादी कर लेता है। बाकी तो आपको कहानी पढ़कर ही समझ आएगा। फोर्स्ड मैरिज विद डेवल हस्बैंड। देशमुखों की हवेली में मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा था। पूरी हवेली को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया था। आंगन में बड़ी सी रंगोली बनी थी, दरवाजों पर फूलों के तोरण बंधे थे और घर के नौकर चाकर भी आज मालिकों से मिले नए कपड़े पहनकर तैयार थे। हर चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन सब में विश्वजीतराव के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो भी क्यों न, कई वर्षों से जिस खुशी की आहट का उन्हें इंतजार था वह आखिरकार उनके जीवन में आई थी। विश्वजीतराव देशमुख, देशमुख खानदान के मुखिया। उनकी न कोई बहन थी न बुआ, इसलिए वे हमेशा से एक बेटी चाहते थे। पर कहते हैं न, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। नीति भी कभी कभी अन्याय करती है। जिसे बेटी की चाह होती है उसे मिलती नहीं, और जिन्हें वह बोझ लगती है उन्हें बेटियां दे देती है। बहुत पूजा पाठ और उपवास करने के बाद भी उन्हें कन्यारत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उनके 3 बेटे हुए। उन्होंने सोचा, चलो बेटी नहीं तो कम से कम पोती ही मिल जाए, पर यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। उनके तीनों बेटों के भी बेटे ही हुए। बड़ा बेटा रघुवीर और पत्नी नंदिनी, उनके 2 बेटे राजवीर और रणवीर। दूसरा बेटा लक्ष्मण और पत्नी राजश्री, उनके भी 2 बेटे आदित्य और अनुज। तीसरा बेटा भरत और पत्नी नीलिमा, उनका एक बेटा हुआ शिव। इसके बाद नीलिमा का 2 बार मिसकैरेज हो गया। जब किसी को उम्मीद नहीं थी, तब फिर से एक खुशखबरी मिली और विश्वजीतराव के मन में फिर से एक बेटी की आस जाग उठी। अंततः शायद भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और पूरे 5 पीढ़ियों बाद देशमुख खानदान में एक बेटी ने जन्म लिया। आज उनकी 2 दिन की पोती पहली बार हवेली आने वाली थी। उसके स्वागत के लिए पूरा घर सजाया गया था। जैसे ही उस छोटी परी ने घर में कदम रखा, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश से उसका स्वागत हुआ। 10 दिन बाद बड़ी धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार किया गया और उस राजकुमारी का नाम रखा गया अनाया। अनाया यानी ईश्वर का आशीर्वाद। वह बहुत लाड़ प्यार में पली। वह घर का सुख और सुकून थी। उसे एक छींक भी आ जाती तो पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता। वह अपने भाइयों की लाडली बहन, अपनी 3 माँओं और पिता की राजकुमारी और दादाजी की तो जान थी। पर इतने लाड़ प्यार के बावजूद वह बिगड़ी नहीं थी, क्योंकि उस पर देशमुखों के संस्कार थे। वह मन से जितनी सुंदर और सरल थी, दिखने में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। 5.3 की लंबाई, सुडौल शरीर, हिरनी जैसी भूरी आंखें, रेशम से भी ज्यादा सिल्की कमर तक लंबे काले बाल, स्ट्रॉबेरी जैसे गुलाबी होंठ और उन नाजुक होठों के ठीक ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था। वह चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी, पर जैसे चांद पर दाग होता है वैसे ही उसमें भी एक कमी थी। आज घर की सभी महिलाएं अपनी परी को लेकर शॉपिंग करने गई थीं। अपनी रानी के लिए उन्होंने लाखों की साड़ियां खरीदी। गहनों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी 3 ज्वेलरी की दुकानें थीं। वे उसे सोने हीरो से मढ़ने वाले थे, और क्यों न मढ़ें, आखिर उनकी नन्ही परी अब शादी के बंधन में बंधने वाली थी। 8 दिन बाद उसकी और उसके अनुज भैया की शादी थी। घरवाले चाहते थे कि उन्हें घर जमाई मिले। वे अपनी परी को एक दिन भी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, तो उसे हमेशा के लिए दूसरे घर कैसे भेजते। पर कोई अच्छे घर का लड़का घर जमाई क्यों बनता। तभी उनके पड़ोसी और रघुनाथ के जिगरी दोस्त केशव ने अपने छोटे बेटे के लिए अनाया का हाथ मांगा। आशीष को सब अच्छे से जानते थे।
वह बाकी लड़कों की तरह पिता की दौलत पर नहीं जीता था, बल्कि उसने खुद के दम पर 2 शोरूम खड़े किए थे। बेटी आंखों के सामने रहेगी, यह सोचकर सब शादी के लिए मान गए। और सब जानते थे कि आशीष और अनाया एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। जब अनुज 17 साल का था, तब उसे पता चला कि उसके दोस्त की बुआ को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। तभी उसने तय किया था कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसका भाई अनाया से शादी करेगा। उसका मानना था कि अगर उनकी बेटी हमारे घर आएगी तो वे हमारी बहन को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए शादी की शर्त रखी गई कि वह दूल्हे की बहन से ही शादी करेगा। इस तरह अनुज का रिश्ता श्रेया के साथ तय हुआ। अनाया के बाकी भाइयों की बात करें तो उसके तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। राजवीर की पत्नी शिवानी और उनका 5 साल का बेटा रिहान, आदित्य की पत्नी राशि और उनका 2 साल का बेटा आरव, रणवीर की पत्नी अनवी। घर के बाकी लोगों की तरह भाभियां भी अनाया पर जान छिड़कती थीं। शादी से पहले ही भाइयों ने अपनी पत्नियों को ताकीद दे दी थी कि वे अनाया को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दें। आखिर 5 पांडवों की वह इकलौती लाडली बहन थी। उसकी जिंदगी ऐसी थी कि किसी की नजर लग जाए, और लग ही गई। उसकी खुशियों को नजर लग गई जब वह उसकी जिंदगी में आया, उसका सब कुछ छीनने के लिए। शॉपिंग करते करते शाम के 4 बज गए। अनाया रोज शाम को अनाथ बच्चों को कथक और पेंटिंग सिखाने जाती थी। इसलिए महिला मंडल ने उसे अनाथालय छोड़ा और खुद घर चली गईं। बच्चों के साथ समय कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। 6 बजते ही उसने ड्राइवर को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद वह अनाथालय के बाहर आई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। एक जानी पहचानी सफेद रंग की कार उसके सामने रुकी। वह पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई, पर जैसे ही उसकी नजर बगल में गई, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके बगल में एक अनजान लड़का बैठा था। उसने आईने में देखा तो ड्राइवर भी कोई और ही था। वह बुरी तरह डर गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर वह लॉक था। कार तेजी से निकल पड़ी। वह इतनी डर गई थी कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने डरते हुए बगल में देखा। काले सूट में एक लड़का बैठा था। भूरे रंग के बाल जेल से सेट किए हुए, काले शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने के कारण उसकी चौड़ी छाती दिख रही थी। घनी दाढ़ी, मूछें और आंखों पर बड़ा काला चश्मा था। इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह कौन था? अनाया ने उसे पहली बार देखा था। उसने अनाया की ओर देखा। उस चश्मे के पीछे से भी उसकी आंखें लाल दिख रही थीं, जिनमें गुस्सा साफ झलक रहा था। हमेशा प्यार में पली-बढ़ी अनाया उन गुस्से भरी आंखों को देखकर और सहम गई। उसने तुरंत नजरें हटा लीं, तभी उसे अपना फोन दिखा। उसने जल्दी से लॉक खोलने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसका मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और खिड़की बंद कर दी गई। आंखों में रुका हुआ पानी आखिर गालों पर बह निकला। अचानक जोर से ब्रेक लगा और वह होश में आई। उस शख्स ने दरवाजा खोला। अनाया ने भागने की कोशिश की, पर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा और वह उसकी छाती से जा टकराई। पहली बार वह किसी परपुरुष के इतने करीब थी। उसकी सांसें अनाया की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। डर के मारे अनाया ने आंखें मूंद लीं। फिर उसे एक झटका महसूस हुआ। वह उसे खींचकर आगे ले जा रहा था। अनाया हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मदद के लिए आसपास देखा, पर वह जगह एकदम सुनसान थी। सामने एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था। वहां एक कुत्ता तक नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से 2 से 3 गाड़ियां और आईं,
जिनमें से 10 से 15 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड उतरे। उन्हें देखकर वह और भी दहशत में आ गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अनाया का पैर किसी चीज से टकराया और वह दर्द से कराह उठी। वह लड़का मिनट रुका, फिर अनाया खींचकर मंदिर के अंदर ले गया। अंदर का नजारा देखकर अनाया की सांसें थम गईं। सामने शादी का मंडप था और वहां एक पंडित जी बैठे थे जो खुद भी बहुत डरे हुए लग रहे थे। उस शख्स ने अनाया को मंडप में बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। अनाया भागने के लिए उठी, पर बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। उसने अनाया के सामने कुछ कागज रखे। अनाया ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। वे शादी के कागज, मैरिज पेपर्स थे। उसने पेन आगे बढ़ाया, पर अनाया ने मना कर दिया। कागजों पर जल्दी साइन करो। मुझे अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं, वह गुस्से में चिल्लाया। अनाया की जिंदगी में आज तक उस पर कोई ऐसे नहीं चिल्लाया था। वह जोर जोर से रोने लगी। उसने गुस्से में पेन फेंक दिया और उसके सामने कुछ तस्वीरें रख दीं। उन तस्वीरों में उसका अनुज भाई एक अधेड़ उम्र के आदमी से बात करता दिख रहा था। अनाया को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे भाई के साथ जो आदमी है वह एक बड़ा डायमंड डीलर है, पर ब्लैक मार्केट का। साथ ही वह एक बहुत बड़ा माफिया डॉन भी है जिसे पूरी इंडियन पुलिस ढूंढ रही है। अगर ये तस्वीरें गलती से भी पुलिस के पास पहुंच गईं, तो क्या होगा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अनाया को पता था कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर क्या ये तस्वीरें देखने के बाद पुलिस उसे बेगुनाह मानेगी? उसके भाई की जिंदगी तबाह हो जाएगी, यह सोचकर ही वह कांप उठी। अगर तुमने अगले 2 मिनट में साइन नहीं किया, तो तीसरे मिनट में ये तस्वीरें डीएसपी की टेबल पर होंगी। फैसला तुम्हारा है, उसने अपनी महंगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, कहते हुए उसने किसी को फोन लगाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो बॉस, दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या तुम पहुंच गए? उसने अनाया की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बॉस, डीएसपी हमारे सामने ही हैं। आपके कहते ही हम तस्वीरें उन्हें दे देंगे। यह सुनते ही अनाया के प्राण सूख गए। उसने तुरंत पेन उठाया और कागजों पर साइन कर दिए। रुको, वापस आ जाओ, उसने फोन पर कहा। अपनी ही साइन देखकर अनाया को बहुत दुख हो रहा था। उसे आशीष का चेहरा याद आया और अपनी सगाई की अंगूठी देखकर वह और भी रोने लगी। मंत्र शुरू कीजिए, उसकी भारी आवाज सुनकर पंडित जी थरथराने लगे और मंत्र पढ़ने लगे। उस शख्स ने अनाया के गले में वरमाला डाली और जबरदस्ती अनाया के हाथों से अपने गले में भी डलवा दी। वह एक निर्जीव शरीर की तरह बैठी थी। उसने अनाया की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। फिर जबरदस्ती उसके साथ 7 फेरे लिए। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, उसने अनाया का हाथ छोड़ दिया। अनाया घुटनों के बल नीचे गिर पड़ी और सामने जलती हुई अग्नि को देखने लगी। बाकी लड़कियों की तरह उसने भी शादी के सपने देखे थे और उन सपनों में हमेशा आशीष था। पर आज उसके सारे सपने और उसका भविष्य उस आग में जलते हुए दिख रहे थे। आज वह एक ऐसे आदमी के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी जिसका वह नाम तक नहीं जानती थी। कौन था वह? और उसने जबरदस्ती यह शादी क्यों की? देशमुख हवेली में सबकी भागदौड़ मची थी। उनकी परी यानी अनाया रात के 9 बजने के बाद भी घर नहीं लौटी थी। ड्राइवर का कहना था कि वह उसे लेने गया था, लेकिन वह बाहर ही नहीं आई। अनाथालय में भी फोन करके देख लिया, पर वह वहां भी नहीं थी। दादाजी चिंता में हॉल में चक्कर काट रहे थे। घर की औरतों की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। उसकी होने वाली सास और जेठानी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं।
उसके लाडले भतीजों ने भी अपनी बुआ के लिए रो रो कर आंखें सुजा ली थीं। आखिर में उनकी माताओं ने उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर सुला दिया। उसके 5 पांडव पूरा नासिक छान मारकर अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। पुलिस के पास गए तो उन्होंने 24 घंटे से पहले शिकायत लिखने से मना कर दिया। खबर आशीष तक भी पहुंची। वह बेचारा दूसरे शहर अपने दोस्त की शादी में गया था, वहां से तुरंत निकल पड़ा। भरत ने न जाने कितनी बार उसकी सहेलियों को फोन करके पूछताछ की। आज उन्हें अपनी लाडली बेटी के लिए पहली बार इतना डर लग रहा था। पत्थर जैसा दिल करके उसके तीनों पिताओं ने सारे अस्पतालों के चक्कर काट लिए। नासिक की गली में उसके भाई उसे खोज रहे थे। सबकी आंखें बस एक बार उसे देखने के लिए तरस रही थीं। अचानक एक ऑडी कार जोरदार ब्रेक मारकर देशमुख हवेली के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही एक युवक उतरा और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे अन्या को नीचे उतारा। उसने आंखों ही आंखों में उसे कोई इशारा किया और धीरे से फिर से वे तस्वीरें दिखाईं, जैसे वह अब भी उसे धमकी दे रहा हो। उसने पीछे मुड़कर अपना घर देखा। आज अपना घर देखकर उसे कितनी खुशी हुई थी। कुछ देर पहले तो उसे लगा था कि वह फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएगी। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर दादाजी की गोद में छिप जाए, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। हॉल में उसकी तीनों माताएं और भाभियां उसकी होने वाली सास और जेठानी के साथ बैठी थीं। दादाजी भी एकटक दरवाजे पर नजर टिकाए वहीं झूला कुर्सी पर बैठे थे। अचानक पायल की जानी पहचानी छन छन सुनाई दी तो वे उठ खड़े हुए और बड़े दरवाजे की ओर बढ़े। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। जैसे ही वह दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, उसे देखकर दादाजी की जान में जान आई। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई, पर दूसरे ही पल उनका ध्यान उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर पर गया। वह देखकर वे वहीं ठिठक गए। सब अविश्वास के साथ उसकी और उसके बगल में खड़े लड़के की तरफ देख रहे थे। अनु, क्या है यह सब? कहाँ थी तुम? और यह कैसा हुलिया है? नीलिमा उसके पास आते हुए पूछने लगी। घर वालों को देखकर वह इतनी खुश थी कि कुछ सेकंड के लिए अपनी शादी की बात भी भूल गई थी। उसके कदम मां की ओर बढ़े, पर उस लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। वह नजरों से ही उससे विनती कर रही थी, एक बार मुझे अपनी मां के पास जाने दो, दादाजी के पास। एक बार उन्हें गले लगाने दो। पर नहीं, उसका दिल जैसे पत्थर का था। अपनी मां के सवाल का जवाब दो अन्या, दादाजी के चिल्लाने की आवाज आई और वह डर गई। पहली बार जिंदगी में पहली बार उसके दादाजी उस पर चिल्लाए थे। चिल्लाना तो दूर, आज उन्होंने उसे उसके नाम से पुकारा था। हमेशा वे उसे परी, गुड़िया या अनु कहकर बुलाते थे। आज उसका नाम लेना बता रहा था कि वह अपने दादाजी से कितनी दूर हो गई थी। उसने रोते हुए दादाजी की ओर देखकर ना में सिर हिलाया। नहीं दादाजी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, वो मन में ही बोली। अनु, बेटा क्या हुआ? कौन है यह लड़का? नंदिनी उसके करीब आई और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। बड़ी मां के प्यार भरे स्पर्श से वह और भी भावुक हो गई। पति, आपकी बेटी का पति और इस घर का दामाद। वह लड़का बड़े घमंड के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए बोला। यह सुनते ही दादाजी वहीं गिर पड़े। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ झटका और दादाजी की ओर दौड़ी। दादाजी ने खुद को संभालते हुए हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कह दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी परी ऐसा कुछ करेगी। घर की लक्ष्मी थी वह, घर में सुख लाने वाली। बेटी की चाह में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था और आज उसी ने उनका विश्वास तोड़ दिया।
समाज में सिर उठाकर चलने वाले दादाजी को आज उसकी वजह से सिर झुकाना पड़ रहा था। बड़ी बहू, सबको वापस घर बुला लो और पंडित जी को फोन करके कल आने को कहो। अन्या के नाम का पिंडदान करना है, दादाजी भारी आवाज में बोले, पर अंदर से वे टूट चुके थे। उनकी बात सुनकर सब दहल गए। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? अपनी जीती जागती बेटी का पिंडदान, जयश्री आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। इस घर के लिए वह मर चुकी है। आज के बाद अगर इस लड़की ने इस हवेली में कदम भी रखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, दादाजी ने दो टूक कह दिया। उसकी बड़ी भाभी शिवानी उसके पास आई। अनु, रानी, कह दो कि यह सब झूठ है। हमें पता है हमारी अनु ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसके परिवार का सिर शर्म से झुक जाए। क्या हुआ है रानी? कुछ तो इशारा कर, मैं तुरंत समझ जाऊंगी, उसकी भाभी रो रो कर पूछ रही थी। पर वह वहां होकर भी कहाँ थी? दादाजी के शब्दों ने उसे जीतेजी लाश बना दिया था। वह बस एकटक अपने दादाजी को देख रही थी। कहीं वह कुछ बोल न दे, इसलिए वह लड़का तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। कौन है तू? कहाँ ले जा रहा है हमारी अनु को? राशि, उसकी दूसरी भाभी बोली। अनु को छोड़ अनवी, उसकी तीसरी भाभी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तीनों माताएं तो बस रो रही थीं। नीलिमा पूरी तरह सुन्न हो गई थी। वह मेरी पत्नी है, इसलिए वह मेरे साथ जाएगी, वह अकड़ दिखाते हुए बोला। नहीं, वह तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, जयश्री ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। ठीक है, उसे ही तय करने दीजिए कि वह क्या चाहती है। पत्नी जी, बताओ इन्हें कि तुम मेरे साथ आ रही हो, उसने नजरों से उसे फिर धमकाया। दादाजी भी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी भी यही इच्छा थी कि वह न जाए, क्योंकि अगर आज वह गई तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते। एक मिनट के लिए उसके मन में आया कि सब सच बता दे। वह अपनी भाभी की तरफ देखकर बोलने ही वाली थी कि उसे उसकी धमकी याद आ गई। मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, यह सोचते ही उसने कलेजे पर पत्थर रखकर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। सब अविश्वास से उसकी ओर देखने लगे। क्या यह वही उनकी राजकुमारी है? एक पल के लिए यह सवाल सबके मन में उठा। वह उसे लेकर निकला। जैसे ही उसने चौखट लांघी, दादाजी की कड़क आवाज आई, राशि, दरवाजा लगा लो। वह उसे बाहर लेकर आया। तभी उसके एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला। पर अचानक सामने एक कार आकर रुकी और आशीष नीचे उतरा। अनु आशीष उसके पास आ ही रहा था कि बॉडीगार्ड्स बीच में आ गए। उसके गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर देखकर वह वहीं ठिठक गया। अनाया ने आशीष की ओर देखा। बचपन से वे एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, पर एक दूसरे की आंखों में भावनाएं साफ दिखती थीं। आज भी आशीष उसी भाव से उसे देख रहा था। पर उस लड़के को यह नजरों का खेल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत अनु को कार में बैठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अनाया के नजरों से ओझल होते ही आशीष होश में आया और उसकी ओर दौड़ने लगा, पर बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। कार अनाया को लेकर बहुत दूर निकल गई। आशीष अभी भी इस सोच में डूबा था कि जो उसने देखा वह सच था या सपना। गाड़ी के हॉर्न की आवाज से वो होश में आया। अनाया के भाई फटाफट गाड़ियों से उतरे। आशीष, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अनु से मिले क्या? ठीक है न? वह आदित्य ने पूछा। जब अनु आई थी तभी राशि ने उसे मैसेज कर दिया था। यह ऐसे क्यों खड़ा है? राजवीर ने पूछा।
उसे छोड़ो, पहले अंदर चलो, मुझे परी को देखना है, अनुज बोला और सब अंदर आ गए। घर एकदम शांत था। परी, परी, अनुज ने आवाज दी। अनु बेटा, बाहर आओ पहले। ऐसे बिना बताए जाते हैं क्या? हमारी तो जान ही निकल गई थी, रणवीर भी बोला। पर नहीं, हमेशा उससे पहले उसकी पायलों की आवाज आती थी, पर वो भी नहीं आई। आती भी कैसे, उनकी राजकुमारी वहां थी ही कहाँ। अब उन्हें खटकने लगा। इतनी आवाज देने पर भी वह बाहर क्यों नहीं आ रही? तभी उनका ध्यान घर की औरतों पर गया, जो अब भी रो रही थीं, और दादाजी शून्य में नजरें गड़ाए सोफे पर बैठे थे। राशि, अनु कहाँ है? वह आई है न? राशि यह सुनकर और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है? कहाँ है वह? ठीक तो है न? राजवीर ने चिंता में पूछा। आई थी आखिरी बार, और अब हमेशा के लिए चली गई अपने पति के साथ। आज जितना रोना है रो लो, कल पिंडदान के बाद कोई उसके लिए नहीं रोएगा। न उसका नाम फिर इस हवेली में लिया जाएगा। दादाजी की आवाज में भारीपन था। पति? पिंडदान? पिताजी यह क्या कह रहे हैं आप? उसके तीनों पिता भी हवेली में आ गए और रघुनाथ ने अपने पिता से पूछा। तब नंदिनी ने रोते हुए सारी बात बताई। उसके पिता और भाई सब सुनकर सुन्न रह गए। मुझे नहीं लगता अनु ऐसा कुछ करेगी। हमारी अनु ऐसी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। और वह लड़का, उसे कभी पहले देखा भी नहीं। अनु किसी अनजान लड़के से शादी क्यों करेगी? शिवानी ने राजवीर से कहा। हाँ, वह बहुत अजीब भी लग रहा था। पक्का कुछ तो हुआ है, राजश्री बोली। हमारी अनु ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। दादाजी, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? क्या इतना ही पहचाना आपने अपनी पोती को? आशीष उसे पसंद था, फिर भी वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गई। अगर चाचाजी ने उसका हाथ नहीं मांगा होता तो हम जहां कहते वहां वह शादी कर लेती, पर हमारे खिलाफ कभी नहीं जाती। शिव ने कहा। उसे चिंता भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। हाँ दादाजी, वह कभी गलत नहीं थी। और मुझे यकीन है मेरी परी अब भी गलत नहीं हो सकती, अनुज दृढ़ता से बोला। हाँ, मेरी अनु ऐसी नहीं है। वह जरूर किसी मुसीबत में है। चलिए, जल्दी चलिए, हम उसे लेकर आते हैं। वह लड़का, हमारी बेटी उसके साथ सुरक्षित नहीं है, नीलिमा रोते हुए कह रही थी। दादाजी को अब उनकी बात सही लग रही थी। उन्होंने अपनी परी के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? जिस बेटी के लिए उन्होंने इतने व्रत और मन्नतें मांगी थीं, उसी का जीतेजी पिंडदान करने चले थे। दादाजी को अब अपने कहे पर बहुत पछतावा हो रहा था। आप सही कह रही हैं चाची। मैंने अनु को जाते हुए देखा, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, आशीष ने कहा। सबको अब पूरा विश्वास हो गया कि अनु के लिए आशीष ही सबसे सही चुनाव था। शिव, अनुज, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ। वे नासिक से बाहर नहीं जाने चाहिए, राजवीर ने निर्देश दिया। मैं और रणवीर एक तरफ ढूंढने जाते हैं। भैया, आप राजवीर के साथ जाइए, निराश पिता आखिर अपनी बेटी के लिए फिर से हिम्मत जुटाकर बोला। नहीं, हम भी साथ आते हैं, लक्ष्मण बोले। पिताजी प्लीज समझिए, हम हैं न, और पुलिस भी साथ होगी। हम अभी निकलते हैं, आदित्य बोला। उसके 5 पांडव फिर से हवेली से बाहर निकले अपनी प्रिय बहन को ढूंढने। मन ही मन वे भी बहुत डरे हुए थे, पर डर कर बैठने का समय नहीं था, उसे जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी था। देशमुख वाड़े से वह अनाया को लेकर निकला। पूरे रास्ते वह खामोश खिड़की के बाहर देखती रही। दादाजी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे।
उसने अपनी आंखें बंद कीं और मीठी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई। जा जल्दी से फ्रेश होकर आ। थक गई होगी। 15 साल की अनाया जब स्कूल से घर आई तब दादाजी ने तुरंत कहा तो वह मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर में आई तो दादाजी झूले पर बैठे थे और उनके दोस्त सामने सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। अनाया सीधे जाकर दादाजी के पास झूले पर बैठ गई। दादाजी ने उसके लिए खाना परोसकर मंगवाया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। विश्वजीत, लड़की को इतनी आदत मत डालो। एक दिन ससुराल जाना है उसे। क्या वहां भी जाओगे उसे ऐसे हाथ से खिलाने? दादाजी के दोस्त ने कहा। हाँ, जाऊंगा। फिर उसके ससुराल भी जाऊंगा मैं, और ऐसे ही हाथ से खिलाऊंगा भी, नहीं तो सीधा घर जमाई ले आऊंगा। भला अपनी परी को किसी और के साथ कैसे भेज दूंगा मैं? दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अतीत को याद कर अनाया के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में पानी अब भी था। उसे पता था कि दादाजी उसे कितना चाहते थे। आज वे जो बोले वह भी उनका भरोसा टूटने की वजह से गुस्से में बोले, यह वह समझ रही थी। पर उनका यह अलगाव सहन नहीं हो रहा था। कभी मामा के घर भी उन्होंने उसे अकेले नहीं जाने दिया था, वहां भी दादाजी साथ आते थे। उन शब्दों को सुनकर उसे जितना दुख हुआ था, उससे ज्यादा दुख उन्हें बोलते समय हुआ होगा, यह भी वह जानती थी। उसकी नजर हाथ के ब्रेसलेट पर गई और भाइयों की याद आ गई। पापा और भाइयों को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, यह सोचकर उसका गला भर आया और वह जोर जोर से सुबककर रोने लगी। स्टॉप इट। अगर रोना है तो शांति से रो। आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी? वह लड़का जोर से चिल्लाया। अनाया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। वह अपने माथे पर उंगलियां फेर रहा था, लेकिन यह तो कोई दूसरा ही लग रहा था, क्योंकि न आंखों पर वह बड़ा चश्मा था, न दाढ़ी थी, न मूछें। क्लीन शेव। उसके गोरे माथे पर कुछ बाल झूल रहे थे, तीखी नाक, सख्त जौलाइन। किसी हीरो को भी पीछे छोड़ दे, इतना हैंडसम दिख रहा था वह। उसे देखकर अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि यह वही है या कोई और। पर जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसकी वे लाल गुस्से वाली आंखें देखकर वह समझ गई कि यही है वह, उसका अनजान पति। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर डर के मारे उसने नजरें नीचे करीं और बाजू में उसे नकली दाढ़ी, मूछें और चश्मा दिखा। यानी उसने नकली दाढ़ी मूछें लगाई थीं। अब उसे और भी डर लगने लगा। थोड़ी देर में गाड़ी फिर एक सुनसान जगह रुकी। बाहर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर किसी चीज की आवाज आ रही थी, शायद पंखे घूमने की। वह नीचे उतरा और हाथ खींचकर उसे भी नीचे उतारा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि सामने एक चॉपर था। उसने पास खड़े अपने अनजान पति की ओर देखा, जो एक आदमी से कुछ बात कर रहा था, पर चॉपर के पंखों के शोर में उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने फिर उसका हाथ खींचा और उसे चॉपर में बिठाया। खुद भी उसके पास बैठ गया। देखा जाए तो यह उसका पहला अनुभव था, वह कभी विमान में भी नहीं बैठी थी। उसे ऊंचाइयों से डर भी लगता था, पर आज उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची थी कि अब उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि अपनों के बिना अकेले जीने से बेहतर उसे मरना लग रहा था। ऊपर से यह अनजान पति उसके साथ क्या करेगा, इसका भी डर सता रहा था। कौन बचाएगा उसे इससे? थोड़ी देर में चॉपर एक खुले मैदान में रुका। नीचे उतरने पर उसने आसपास नजर दौड़ाई। वह हवाई अड्डा लग रहा था। एक तरफ शिरडी एयरपोर्ट का बोर्ड भी था। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा।
पर अब सामने जेट देखकर उसने हैरानी से अपने पति की ओर देखा। आखिर कौन है यह आदमी? क्या इतना अमीर है कि पहले हेलीकॉप्टर और अब यह जेट? पर फिर मेरे साथ ऐसे शादी क्यों की इसने? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह उसे कहाँ ले जा रहा है यह भी उसे नहीं पता था। उसने बगल में देखा, वह साइड वाली लाइन की सीट पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वह उससे दूर था, इसलिए अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। पापा भाई सब अब तक घर आ गए होंगे, उन्हें यह सब पता चल गया होगा। क्या वे भी मुझसे नफरत कर रहे होंगे? क्या मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे? पापा, भाई, आई एम सॉरी। प्लीज मुझसे कभी नफरत मत करना। मैं कुछ भी सह सकती हूं पर आपकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा नहीं। वह खामोशी से आंसू बहाते हुए सोच रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई और उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा क्योंकि वह उसे न केवल उसके गांव से बल्कि राज्य से भी बहुत दूर ले जा रहा था। शिरडी से बेंगलुरु। लगभग आधी रात को वे पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर 2 से 3 गाड़ियां उनके सामने रुकीं। वे एक गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े मेंशन हवेली के सामने रुकी। रात के अंधेरे में ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर कम रोशनी में भी वह मेंशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। शायद देशमुख हवेली से 2 गुना बड़ा होगा। अनाया अभी भी कार में ही बैठी थी और वह कब का अंदर जा चुका था। क्या करे? भाग जाए यहां से? पर यह अनजान शहर। कहाँ जाऊं मैं? घर भी नहीं जा सकती। खिड़की पर टकटक हुई तो वह विचारों के भंवर से बाहर आई और देखा कि किसी ने दरवाजा खोला था। मैडम, सर ने अंदर बुलाया है, दरवाजा खोलने वाले आदमी ने कहा। अंदर जाने के ख्याल से उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसके मन में विचार आने लगे कि वह अब उसके साथ कुछ बुरा करेगा। मैडम, प्लीज, उस आदमी ने दोबारा कहा और उसे आगे बढ़ने को कहा। वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ी हुई। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अंदर कदम रखा। सामने ही एक बड़ी कुर्सी पर वह किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। आंखों में कुछ जीतने की चमक थी और होठों पर वही चुभने वाली मुस्कान। बगल में एक लाइन में 3 औरतें और 4 आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी थी, औरतों ने एक जैसी ग्रे रंग की सादी साड़ियां पहनी थीं और बाकी पुरुषों की भी एक जैसी यूनिफॉर्म थी। वेलकम होम वाइफी। मेरे इस महल में तुम्हारा स्वागत है। पर 1 मिनट, तुम तो मुझे जानती ही नहीं ना। सो सैड। शादी होकर इतना वक्त बीत गया पर तुम्हें अपने पति का नाम भी नहीं पता। फिर से तंज कसते हुए वह बोला और उसकी तरफ आने लगा। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हृदय वर्मा, द किंग ऑफ वर्मा इंडस्ट्रीज एंड एच के मैंशन। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था और वह डर से कांपती हुई 2 कदम पीछे हट गई क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। अनाया की रो रो कर लाल हुई आंखों में वह डर देखकर जैसे हृदय को सुकून मिल रहा था। मैं राजा हूं इस महल का, पर तुम टेंशन मत लो। तुम भी रानी हो यहाँ की। ऊप्स, माय मिस्टेक। रानी नहीं, नौकरानी। तिरछी मुस्कान के साथ उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। चलो मैं तुम्हारी बाकी लोगों से पहचान करवाता हूँ। वह उसका हाथ खींचते हुए वहां खड़े हाउसिंग स्टाफ के सामने आया। स्टाफ नंबर 1 आरती। से हाय टू हर। शी इज गोइंग टू बी योर कोलीग वाइफी, उसने व्यंग्य से कहा। वह अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ दर्द कर रहा था। उसने वैसे ही फिर उसे खींचा और दूसरे स्टाफ के सामने खड़ा किया। स्टाफ नंबर 2 बीना। स्टाफ नंबर 3 फैजा।
स्टाफ नंबर 4 राकेश, स्टाफ नंबर 5 रवि, स्टाफ नंबर 6 सलीम, स्टाफ नंबर 7 जॉन मेरा ड्राइवर। एंड हियर इज आर स्टाफ नंबर 8। कहते हुए उसने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे जॉन के बगल में उस लाइन में खड़ा कर दिया। अनाया देशमुख। ओ आई फॉरगॉट। नॉट देशमुख, इट्स मिसेस अनाया हृदय वर्मा। आखिरी शब्दों पर उसने जोर दिया जैसे अनाया को हकीकत का एहसास करा रहा हो और जोर से उसके कंधे दबाए। अनाया ने आंखें बंद कर लीं और बंद आंखों से आंसू बहने लगे। गो बैक टू स्टाफ कॉटेज, हृदय ने स्टाफ को आदेश दिया और वे तुरंत वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ वे दोनों थे, जिससे अनाया का डर और बढ़ गया। अब यह क्या करेगा, यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था। वह उसकी पकड़ से कंधे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी छटपटाहट देखकर वह अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा था। अब वह उसके और करीब आया और अनाया ने कसकर आंखें बंद कर अपनी गर्दन मोड़ ली। लुक एट मी, उसकी रौबीली आवाज आई, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी तरफ देखने की। आई सेड लुक एट मी। इस बार वह थोड़ा चिल्लाया और उसने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी लाल आंखों को देखकर क्षण भर के लिए हृदय जैसे उनमें खो सा गया, पर अगले ही पल वह होश में आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम नॉट गोइंग टू डू वॉट यू आर थिंकिंग, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू। बोलते समय उसकी सांसें अनाया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वह उसके इतना करीब आ गया था। ब्रेथ। जब उसने यह कहा तब अनाया को एहसास हुआ कि उसने कितनी देर से अपनी सांस रोक रखी थी। उसने एक गहरी सांस ली और नजरें नीचे कर लीं। अब हृदय की पकड़ ढीली होने लगी और वह उससे थोड़ा दूर हटा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ, तिरछी मुस्कान के साथ वह बोला और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए किचन के पास वाले स्टोर रूम में ले आया। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। आसपास बहुत सारा पुराना सामान था, धूल भी थी, कुछ चीजें सफेद कपड़े से ढकी हुई थीं। दिस इज योर प्लेस इन दिस मैंशन। उसने उसका हाथ झटक दिया और वैसे ही बाहर निकल गया। आसपास देखते हुए अनाया वहीं ढह गई और घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। उसे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। जिंदगी में हमेशा खुश रहने वाली वह लड़की, जिसने कभी दुख की आंच भी महसूस नहीं की थी, वह यह सब कैसे सहेगी, यह भगवान ही जाने। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी उसे यह सजा मिल रही थी। हृदय गुस्से में अपने कमरे में आया, एक बहुत बड़ा कमरा जो गहरे डार्क पर्पल रंग का था। वह सीधे अपने कांच के वॉशरूम में घुसा और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी शरीर पर पड़ा तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फ्रेश होकर वह गैलरी के गोल सोफे पर बैठा और ड्रिंक पीने लगा। बीच में ही उसने मोबाइल खोला और उसमें एक खूबसूरत लड़की की फोटो देखने लगा। गोरी चिट्टी लड़की, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में चमक, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। वह बहुत भोली लग रही थी। जिनकी वजह से तुम मुझसे दूर हुई, अब उन्हें सजा मिलेगी। नहीं छोड़ूंगा उन्हें। और उनकी जान से प्यारी उसे भी। कुछ तय करते हुए उसने एक और गिलास खाली किया। इधर रात भर देशमुखों के पुरुष अपनी परी को ढूंढ रहे थे। इस बार आशीष के दोस्त की मदद से उन्हें पुलिस की भी सहायता मिली। पूरा नासिक छान मारा उन्होंने, जगह नाकेबंदी की, पर हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। वह उनकी परी को लेकर कहाँ गायब हो गया था, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। आखिर में पुलिस ने सुझाव दिया कि घर की महिलाओं की मदद से उसका स्केच चित्र बनाकर उसे खोजा जा सकता है, पर उसके लिए उन्हें सुबह होने का इंतजार करना था। एक तरफ हृदय आज अपना पहला कदम उठाने की वजह से चैन से सोया था, तो दूसरी तरफ अनाया रोते रोते सुबह कहीं जाकर सो गई।
और तीसरी तरफ देशमुख हवेली में रात भर उन दो नन्ही जानों को छोड़कर कोई नहीं सोया। एक ही रात में अनाया की जिंदगी बदल गई थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, उसका असली वनवास अभी बाकी था। सुबह हल्की फुसफुसाहट से अनाया नींद खुल गई। इतना रोने के कारण आंखों में जलन हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी पलकें आपस में चिपक गई हों। बहुत मुश्किल से उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। लेकिन हमेशा की तरह शरीर के नीचे मुलायम गद्दा नहीं, बल्कि ठंडी फर्श महसूस हुई। वह अभी भी उस स्टोर रूम के फर्श पर सोई हुई थी। वह झटके से उठी और सामने देखा तो स्टाफ की औरतें खड़ी थीं, जो उसे थोड़ी अजीब नजरों से देख रही थीं। ए चलो, जल्दी फ्रेश हो जाओ, काम भी करना है। सर को देरी पसंद नहीं, फैजा ने थोड़ा मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। फैजा, यह कौन सा तरीका है बात करने का? भूल गई क्या, यह सर की पत्नी है। हमारी मैम है, आरती उसे डांटते हुए बोली। मैम और ये? इसकी हैसियत इस घर में हमसे भी कम है। हमें तो फिर भी रहने के लिए सर ने अच्छी जगह दी है, पर इसे तो। फैजा ने उस स्टोर रूम में नजर घुमाते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, यह भी है। वैसे तुम हो कौन? और ऐसा क्या किया तुमने कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर यानी सर ने तुमसे शादी कर ली? बीना ने पूछा और सब उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस नीचे फर्श की ओर देखती रही। देखा, कितनी अकड़ है इसमें। हम कुछ पूछ रहे हैं और यह जवाब तक नहीं दे रही। फैजा चिढ़कर बोली, लेकिन उसकी बातें अनाया के दिल को लग गईं और उसकी आंखें भर आईं। सही कहा तुमने, शायद खुद को महारानी समझने लगी है। बीना भी फैजा का साथ देते हुए बोली। बीना, फैजा, तुम दोनों चुप नहीं रह सकती तो बाहर जाओ। वैसे भी बहुत काम पड़े हैं। आरती को उनकी बातें पसंद नहीं आईं। उसे अनाया के लिए बुरा लग रहा था। वे दोनों मुंह बिगाड़कर चली गईं। आरती ने अनाया की ओर देखा, वह नीचे देखकर आंसू बहा रही थी। मैम, आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए, वे ऐसी ही हैं। आप फ्रेश हो जाइए। चलिए, मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। आरती की बात पर अनाया ने बस सिर हिलाकर हाँ कहा। अनाया को कॉमन वॉशरूम के बाहर छोड़कर आरती चली गई। अनाया अंदर आई। वह काफी बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस था। वह एक बड़े आईने के सामने खड़ी हुई और अपना प्रतिबिंब देखने लगी। मांग में लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर उसे फिर से रोना आ गया। एक ही दिन में वह कितनी मुरझा गई थी। चेहरा पूरी तरह निस्तेज हो गया था और रो रो कर आंखें सूज गई थीं। रात से कुछ न खाने के कारण उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर बाहर आई। कपड़े न होने के कारण उसने फिर से वही गुलाबी अनारकली पहन लिया था। कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वैसे ही चलते हुए हॉल में पहुंच गई। हॉल काफी बड़ा था। दो जगहों पर बड़े बड़े सोफे लगे थे। बीच में कांच का एक बड़ा सा झूमर लटका था। जगह जगह महंगी सजावटी चीजें रखी थीं। वहां की हर चीज से अमीरी झलक रही थी। राजेश और बीना हॉल में साफ-सफाई कर रहे थे। पैरों की पायल की आवाज सुनकर बीना का ध्यान अनाया की ओर गया, लेकिन उसने मुंह टेढ़ा करते हुए नजरें फेर लीं। तभी मुख्य दरवाजे से हृदय अंदर आया। उसने नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना था और पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज। उसका गोरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जिससे कुछ बाल माथे पर चिपके थे। हॉल में काम कर रही बीना की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। वह इतना आकर्षक लग रहा था। अनाया को देखते ही हृदय के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई।
अनाया अब तक समझ चुकी थी कि उसका ऐसा हंसना उसके लिए खतरनाक था। वह हॉल के बीचों बीच रुक गया। कम हियर वाइफी, उसने उसे बुलाया, पर वह अपनी जगह से हिली नहीं। इसके बजाय घबराहट में अपनी ओढ़नी का कोना उंगलियों पर लपेटने लगी। आई सेड समथिंग, इस बार उसने आवाज थोड़ी तेज की और डरते हुए वह चींटी की चाल से उसके पास आने लगी। कम फास्ट, वह चिल्लाया तो अनाया तेजी से उसके पास गई। उसकी पायल की आवाज भी बढ़ गई, पर वह उससे थोड़ी दूर ही रुक गई। देखो, यहाँ सब कीचड़ कीचड़ हो गया है। अभी बीना ने सब साफ किया था, पर मुझसे फिर खराब हो गया। उसके जूते पूरी तरह कीचड़ में सने थे और जैसे ही वह अंदर आया, उस सफेद फर्श पर उसके पैरों के निशान पड़ गए थे। अनाया ने एक बार नीचे उस कीचड़ को देखा और फिर धीरे से उसकी ओर। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब खराब मैंने किया है और मेरी, क्या कहते हैं उसे, हाँ, अर्धांगिनी तुम हो। यानी अब मेरी की हुई गंदगी साफ करना तुम्हारा कर्तव्य है। सही कहा न। उसके उन शांत और मीठे शब्दों में भी कड़वाहट साफ झलक रही थी। बीना। हृदय ने बीना की ओर देखकर इशारा किया तो उसने पानी की बाल्टी और पोछा अनाया के सामने रख दिया। क्लीन इट फास्ट, मेरे नीचे आने से पहले सब साफ हो जाना चाहिए। इस बार उसकी आवाज में धमकी थी। वह वैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। सीढ़ियां खत्म होते ही वह रुका और अनाया की ओर देखने लगा। उसके उलझन भरे और डरे हुए चेहरे को देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने यह सब जानबूझकर ही किया था। अनाया को काम करने की आदत नहीं थी। घर पर कभी ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसने धीरे से पोछा उठाया और दरवाजे से पोंछना शुरू किया। उसे पहले से ही बुखार जैसा महसूस हो रहा था, फिर भी वह काम कर रही थी। उसे सीढ़ियां भी पोंछनी पड़ी। वह बहुत थक गई थी। उसका काम खत्म ही हुआ था कि हृदय तैयार होकर नीचे आ गया। लाइट ब्लू सूट में वह कमाल का हैंडसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी मैगजीन से कोई मॉडल बाहर निकल आया हो। वह सीधा डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने पहले कांच का गिलास लिया और जानबूझकर नीचे गिरा दिया। वाइफी वाइफी, उसने जोर से उसे आवाज दी और वह दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने आंखों से ही नीचे गिरे हुए टूटे गिलास की ओर इशारा किया। अनाया समझ गई और फिर से कांपते हाथों से वे कांच के टुकड़े उठाकर सफाई करने लगी। इधर वह आराम से नाश्ता कर रहा था, पर उसकी एक नजर अनाया पर ही थी। पहली बार जब उसे देखा था, तब से वह अब काफी अलग लग रही थी। उसे भी भूख लगी होगी न? कल से कुछ नहीं खाया है और इतना रोई है तो शायद सिर भी दुख रहा होगा। जब अनाया ने अपनी उंगलियां माथे पर रखीं, तो वह मन में सोचने लगा, आखिर भूख की अहमियत उससे ज्यादा कौन समझ सकता था। उसके मन में हलचल होने लगी। उसे तकलीफ देनी थी, पर भूखा रखकर नहीं। अनाया ने सब साफ किया और जब वह जाने लगी तभी उसकी आवाज आई। सिट। अनाया ने उसकी ओर देखा। वह नीचे देखकर नाश्ता कर रहा था। उसे लगा उसका वहम होगा, इसलिए वह फिर जाने लगी। आई सेड सिट एंड हैव ब्रेकफास्ट, उसकी आवाज फिर आई और इस बार वह उसकी ओर नजरें गड़ाकर देख रहा था। अनाया की खाने की इच्छा नहीं थी, पर भूख भी लगी थी। ऊपर से उसे ना कहना उसके लिए भारी पड़ सकता था। वह चुपचाप उससे 2-3 कुर्सियां छोड़कर दूर बैठ गई। उसने नाश्ता उसके सामने रखा और खुद फिर से नाश्ता करने लगा, पर उसकी एक नजर अभी भी अनाया पर थी। अनाया ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। अब उसे गुस्सा आने लगा। खा क्यों नहीं रही हो, उसने पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली। बस ओढ़नी के कोने से खेलती रही। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया।
आई आस्क्ड समथिंग। इस बार वह थोड़ा चिल्लाया और अनाया की आंखों से आंसू टपक पड़े। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है न तो इस्तेमाल करो। जवाब दो। उसकी बातें उसके दिल पर घाव कर गईं। उसने हिम्मत करके उसकी ओर देखा और इनकार में सिर हिलाया। अपनी एक उंगली होठों के पास ले जाकर नहीं का इशारा करते हुए हाथ और सिर हिलाया। पहले तो हृदय को समझ नहीं आया, पर फिर उसे याद आया। अब तक उसने उसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। जब उसने उसे अगवा किया था तब भी वह सिर्फ रो रही थी। उसने शोर भी नहीं मचाया था, यहाँ तक कि यह भी नहीं पूछा था कि वह कौन है। वह अभी भी उलझन भरे चेहरे से उसे देख रहा था। अनाया ने फिर प्लेट की ओर इशारा किया और नहीं में सिर हिलाकर ऊपर देखते हुए हाथ जोड़े। हृदय ने प्लेट की ओर देखा, उसमें ऑमलेट था। शायद वह कह रही थी कि वह नॉनवेज नहीं खाती। उसे बोलना नहीं आता। वह मूक है। यह हृदय के लिए एक बड़ा धक्का था। उसे यह पता नहीं था। उसे अनाया के लिए बुरा लग रहा था। उसकी रोकर लाल हुई आंखें देखकर मन कह रहा था कि उसने उसके साथ गलत किया है। पर दिमाग, बुद्धि, वह इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? वह उसे याद दिला रही थी कि वह सही कर रहा है। वह उसे उसका बदला याद दिला रही थी। वह मन और बुद्धि के बीच फंस गया था। उसे वहां घुटन होने लगी। उसने उसकी ओर देखा, निस्तेज चेहरा। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मैंगो जूस उसके सामने रखा और वहां से चला गया। एक बड़ी बिल्डिंग के सामने कार रुकी तो किसी की ओर ध्यान दिए बिना वह सीधा अंदर चला गया। पीछे से उसका असिस्टेंट कुछ कह रहा था, पर वह सब अनदेखा कर अपने केबिन में गया और सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका मासूम रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आया तो उसने झटके से आंखें खोल दीं। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी फोटो फ्रेम पर गई। उसमें एक हंसती हुई लड़की की फोटो थी। पल भर में उसके मन की व्यथा गायब हो गई और चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। सामने से फोन उठा तो उसने पहला सवाल किया, वेयर द हेल आर यू? आई वॉन्ट यू इन फ्रंट ऑफ मी इन 10 मिनट्स। सामने वाले की बात सुने बिना ही उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर में सफेद शर्ट पहने एक लड़का अंदर आया। देखने में वह उससे 3 से 4 साल बड़ा लग रहा था। सब ठीक तो है न? मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? उसने आते ही पूछा। मैंने तुमसे देशमुखों की सारी जानकारी निकालने को कहा था न? मैंने कहा था मुझे उस घर के हर इंसान के बारे में हर बात पता होनी चाहिए। उसने गुस्से में पूछा तो उस लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, और मुझे जितनी जानकारी मिली मैंने तुरंत दे दी थी, उस लड़के ने कहा। तो तुमने यह क्यों नहीं बताया कि वह लड़की बोल नहीं सकती? वह गूंगी है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। वो मतलब मुझे ही यह पता नहीं था। तुम्हें 3 घंटे में उनकी जानकारी चाहिए थी। फिर भी मैंने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके जितनी जानकारी मिली उतनी निकाली। जब पता चला कि देशमुखों की सबसे बड़ी कमजोरी अनाया है तो मैंने तुम्हें कॉल करके बताया। उसके बारे में ज्यादा पूछताछ करने का समय ही नहीं मिला। उस लड़के की बात उसे सही लगी। उसने ही तो हर चीज के लिए जल्दबाजी की थी। सॉरी चिराग, मैं बेकार ही उस लड़की की वजह से तुम पर चिल्लाया। वैसे भी उसे बोलना आता हो या न हो, आई डोंट केयर। वह बस मेरे बदले का हिस्सा है। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। इट्स ओके यार, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बदला जल्द पूरा हो और तुम्हारे मन को शांति मिले। चिराग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
जिस पर हृदय ने बस सिर हिलाकर सहमति दी। इधर देशमुखवाड़े हवेली में रात भर उसे ढूंढने के बाद जब उसके भाई घर लौटे तो नीलिमा दौड़ती हुई दरवाजे की ओर गई। अनु, अनु, कहाँ है मेरी अनु? तुम उसे लेने गए थे न? तो कहाँ है वह? नीलिमा रोते रोते अपने आसपास अपनी परी को ढूंढने लगी। उन्होंने उन 5 पांडवों भाइयों की ओर देखा। उनके चेहरे की निराशा सब कुछ बयां कर गई। वह वहीं गिर पड़ी और रोने लगी। माँ, प्लीज हिम्मत मत हारो, हमारी अनु जरूर मिलेगी। वह आई और तुम्हें इस हालत में देखा तो उसे कितना बुरा लगेगा। शिव नीलिमा के सामने बैठा और उनके गालों से आंसू पोंछने लगा। हाँ काकी, चलिए अंदर बैठिए, आपको आराम की जरूरत है। रणवीर ने उन्हें उठाया और सोफे पर बिठाया। हमेशा हंसने खेलने की आवाजों से गूंजने वाले देशमुखवाड़े में अब श्मशान सी शांति फैली थी। कौन क्या बोलता? उनकी लाडली ठीक तो होगी न, यह विचार सबको बेचैन कर रहा था। अचानक आदित्य को न जाने क्या हुआ, वह उठा और सीधा बाहर चला गया। आदित्य गांव के सभी ब्राह्मणों से मिला। उसे लगा कि जिन्होंने उसकी शादी कराई थी शायद उन्हें कुछ पता हो। आखिर में उसे वह पंडित मिल गए और वह उन्हें तुरंत हवेली ले आया क्योंकि वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। मुझे माफ कर दीजिए, वह बच्ची इतना रो रही थी, फिर भी मैं उसकी मदद नहीं कर सका। उन लोगों ने मेरे परिवार को बांध कर रखा था। अगर मैं शादी नहीं कराता तो मेरा परिवार आज जिंदा नहीं होता। सच में मुझे माफ कर दीजिए। पंडित हाथ जोड़कर उस पिता से माफी मांग रहे थे जो अपनी बेटी की चिंता में तिल तिल टूट रहा था। उन्होंने मंदिर में जो कुछ भी हुआ सब बताया, कैसे किसी चीज को दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और जबरदस्ती शादी की गई। पर ऐसा क्या दिखाया था कि उनकी परी घर आकर भी किसी को सच बताए बिना उसके साथ चली गई? यह सवाल सबके मन में था। जिन्होंने कभी उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरने दिया था, वह कितना रोई होगी, कैसी होगी वह अब? वह आदमी उसके साथ क्या कर रहा होगा? यह विचार सबको परेशान कर रहा था। पर उसे ढूंढा कहाँ जाए और कैसे? उन्हें तो उस आदमी का नाम तक नहीं पता था। दादाजी तो खुद को कोस रहे थे। गुस्से में लिए गए उनके एक फैसले ने उनकी परी को इतने बड़े संकट में डाल दिया था। पंडित की बातें सुनकर वे और भी डर गए। अचानक उनके दिल में तेज दर्द उठा और वह नीचे गिर पड़े। घर के सभी लोग उनकी ओर दौड़े।